Hi everybody, welcome to yet next video which will be the next chapter of the series, the Lakshmikant series। और जो दूसरा चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्राउन रूल के बारे में, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनल अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड वेरियस अदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में हमने बात की थी। एंड देन ऑल इन ऑल वी टॉक्ड अबाउट द कंपनी रूल एज वेल। तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the making of the Indian Constitution. So how does the demand of the Constituent Assembly came? किस तरीके से Constituent Assembly की डिमांड की गई और कैसे कैसे फिर एक के बाद एक चीज़ें होती गई, कौन थे कमिटीज़ में, who were the one who were responsible for drafting the Constitution, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, उसके डिमांड्स क्या या उसके पॉइंट्स क्या थे, उसको किसने पास किया था। We'll be talking about such details in this video. तो पहले आती है डिमांड की बात। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड अराइज हुई, दैट अरोज इन द ईयर ऑफ 1934। तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आता है एंड इट वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। ये नाम याद रखना है क्योंकि नॉट इन यूपीएससी बट इन सर्टेन स्टेट पीसीएस या बाकी किसी भी एग्जाम में दिस कैन बी क्लियरली आस्क्ड। तो ही वाज अ पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया और इन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को प्रपोज किया था 1934 में। Then in 1935, Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. तो Indian National Congress ने 1935 में पहली बार Constituent Assembly की डिमांड करी और किस पर्पस के लिए? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। देन इन 1938 जवाहरलाल नेहरू on behalf of Indian National Congress declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. This view was endorsed and reiterated by INC by passing a resolution in 1939. तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू की एक अनाउंसमेंट आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे। उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री इंडिया का होगा, जो आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको बिना किसी बाहर इंटरफेरेंस के, बिना ब्रिटिश के, बिना अंग्रेज़ों के इंटरफेरेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को फ्रेम करेगी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट करके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा। एंड दिस व्यू वाज एंडोर्स्ड एंड रीआइटरेटेड बाय आईएनसी by passing a resolution in 1939। तो इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था 1939 में। Now here's a map जिसमें कि हम देखेंगे कि पार्टीशन से पहले का जो इंडिया था, so this is before 1947, दिस इज हाउ द मैप ऑफ इंडिया लुक्ड एट दैट टाइम। तो ये जो पिंक वाले एरियाज हैं ये प्रिंसली स्टेट्स हैं और ये जो येलो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जिनको कि अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था। इनका शासन जो है यहाँ पे चल रहा था। तो एज वी कैन सी हियर कि प्रिंसली स्टेट्स आपके गिलगित में थे, जम्मू एंड कश्मीर था, बहलवरपुर, राजपुताना, अजमेर, मेरवाड़, ये राजस्थान वाला एरिया। देन राजस्थान, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया, बलूचिस्तान के स्टेट्स भी हैं इसमें। देन ईस्टर्न इंडिया, मणिपुर, खासी स्टेट्स, त्रिपुरा, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास स्टेट्स, ये इतने, एंड ऑल्सो कोल्हापुर एंड डेक्कन स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स हैं ये आपके प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में थे एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंस वाज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश एंड इट वाज नोन एज ब्रिटिश इंडिया।
अब 1939 में जो नेहरू जी की डिमांड आई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पूरा अधिकार दिया जाए कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी प्रॉपर एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज नोन एज द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। तो इसी चीज को एक्सेप्ट किया गया और ऑगस्ट ऑफर के थ्रू इनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी द वन हु विल बी फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इनकी फोटो है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट के मेंबर थे। He came to India with a draft proposal of British government on framing of an independent constitution to be adopted after World War II। ये हमने आई एम श्योर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है कि कैबिनेट के मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये 1942 में इंडिया आए थे एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये ड्राफ्ट प्रपोजल था किस चीज के ऊपर? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड विच हैज टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो इनका जो प्रपोजल था ये मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया अल्टीमेटली। क्रिप्स का जो प्रपोजल था दिस वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स with 2 separate constituent assemblies। Now मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि इंडिया का जो डिवीजन हो वो 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में हो जाए और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए वो अल्टीमेटली इन 2 स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज मिलके आप अपना अपना फ्रेम करेंगी। तो दैट्स व्हाई क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। सो फाइनली एक कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। अब क्योंकि क्रिप्स के प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने बखूबी रिजेक्ट कर दिया तो फाइनली एक कैबिनेट मिशन प्लान वो भेजा गया दोबारा से। ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के प्लान को रिजेक्ट करता हुआ एक आइडिया था जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक स्कीम थी which more or less satisfied the Muslim League। So let's have a look onto the composition of Constituent Assembly। Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan। We just saw कि Cabinet Mission Plan ने 2 Constituent Assemblies का जो offer था उसको reject किया, उसको cut out कर दिया था और एक फाइनल कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा था जो कि मुस्लिम लीग ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसके स्कीम्स को देखते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389, आउट ऑफ विच 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। नाउ दीज नंबर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसको याद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार ना फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस में एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि कॉम्पोजिशन जो बनाया गया था प्लान में फाइनल कैबिनेट मिशन की स्कीम में उसमें ब्रिटिश इंडिया के पास इतनी सीट्स थी और प्रिंसली स्टेट्स के पास इतनी सीट्स थी। सो वी नीड टू रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। देन आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट हो रही थी उसमें से 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and 4 from the 4 chief commissioners provinces, 1 from each। तो 296 में से 292 were to be drawn from the governors province and 4 from the चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो एक एक चीफ कमिश्नर की प्रोविंस से एक एक मेंबर एक एक सीट जो है वो अलॉट होती एज पर द प्लान। वी जस्ट सॉ द प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। ये 1946 में इंडिया है। लेट्स हैव अ लुक कि किस तरीके से आईएनसी फिर मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट्स में कौन सी लार्जेस्ट पार्टी थी। लेट्स हैव अ लुक।
जैसे ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये मुस्लिम लीग से कवर्ड है, तो पंजाब, सिंध, बंगाल यहाँ पे मुस्लिम लीग थी। देन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा, असम, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे एंड मद्रास, ये पूरा एरिया आपका आईएनसी से कवर्ड था। एंड ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ वाला एरिया। देन देवर बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, यहाँ पे एज सच कोई इलेक्शन हुआ नहीं। और लास्टली प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं इस इलेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इलेक्शन द इंडिया इन 1946। तो कॉम्पोजिशन की बात हम कर रहे थे। दूसरा फीचर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो ये था कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population, roughly 1 seat for 1 million population। तो ऐसी बात कही गई कि हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट में या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में, इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स हैं तो उनका छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जाएगा, उन स्टेट्स को, उन प्रोविंसेस को उनके जो सीट्स अलॉट होंगे वो उनके पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में उनको सीट्स अलॉट किए जाएंगे। तो रफली एक एस्टिमेट लगाया गया था कि 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट जो है वो अलॉट की गई थी। देन अनदर फीचर इज seats allocated to each British province were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikhs and General। जनरल में कौन आते थे? All except Muslims and Sikhs in proportion to their population। तो ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स एलोकेट हो रही थी वो डिवाइड हो रही थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जनरल। जनरल में आपके हर कैटेगरी के लोग थे, हर कम्युनिटी के लोग थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स। Now, the representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote system। ये हम आगे और डिटेल में करेंगे when we'll be talking about the elections। exact method जो होता है इलेक्शन का कि proportional representation क्या है, single transferable vote system क्या है, this we'll be seeing in detail। Then the representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states। ये important है, ये features important है, याद रखना। तो हर princely state का जो representative चुना जाएगा वो चुना जाएगा by the head of the princely states, and it is thus clear that the constituent assembly was to be a partly elected and partly nominated body। completely elected तो नहीं थी, कुछ nominate भी हो रहे थे because head जो है वो nominate कर रहे थे representatives को। that's why we say कि partly elected and partly nominated body। moreover, the members were to be indirectly elected by the members of provincial assemblies who themselves were elected on a limited franchise। तो जो इलेक्शन हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स एलोकेटेड to the British India provinces were held in July-August 1946। INC won 208 seats, Muslim League को गई 73 seats, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे इंडिपेंडेंट थे दे गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। तो INC क्लियर मेजोरिटी के साथ 208 सीट्स लेके INC, Indian National Congress, got 208 seats। However, 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। We saw in the map कि princely states जो है ये हैं आपके princely states, ये और ये we can see clearly ये blue वाला एरिया ये INC है। INC won 208 seats। प्रिंसली स्टेट्स की जो 93 सीट्स थी वो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड मुस्लिम लीग 173 सीट्स
रेस्ट जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे उनको मिली 15 सीटें। तो मुस्लिम लीग जो है वो क्लियर मेजोरिटी के, सॉरी आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वन 208 सीट्स। Although Constituent Assembly was not directly elected by people of India on the basis of adult franchise, Assembly comprised representatives of all sections of Indian society, which is Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled caste, scheduled tribes, including women of all these sections. So, in fact, the assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nahi included the. Other than him, other than Gandhi himself, there were almost all the important personalities जो कि assembly में include किए गए थे. Going ahead, let's talk about the working of the Constituent Assembly. तो कैसे meetings होती थी, कब कब meeting हुई है और कैसे इनका वर्किंग था, लेट्स हैव अ लुक. तो पहली मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, दैट हैपेंड ऑन 9th December 1946. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू बी रिमेंबर्ड. देन मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग. तो इस मीटिंग में, पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग जो है वो नहीं आई, insisted on a separate state of Pakistan. Meeting was thus attended by only 207 members. Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary chairman of the assembly following the French practice. तो French practice थी कि जो सबसे oldest member होंगे Constituent Assembly के, उनको chairman बनाया जाएगा. तो at this point of time, Dr. Sachidanand Sinha was made the temporary chairman of the assembly. Then on 11 December, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman, the president of the assembly. Similarly, on 25th January 1947, H.C. Mukherjee was elected as the vice president of the assembly. ये नाम important है और ये dates भी important है. Later on, assembly resolved to have 2 vice presidents. तो बाद में assembly ने ये सोचा कि 2 vice presidents होने चाहिए. Accordingly, on July 16, 1947, V.T. Krishnamachari was elected as the second VP of the assembly. So H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice presidents of the assembly. Now let's talk about the objective resolution. What is objective resolution? Basically, it was a charter, we can say. It laid down the fundamentals and philosophies of the constitutional structure. तो एक ऐसा चार्टर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज और फंडामेंटल्स को कंप्राइज करके बनाया गया. So this was passed. Nehru moved the objective resolution on 13th December 1946, which is the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophies of the constitutional structure. It read as this. We can't read from this. I have listed down each and every point. Let's have a look. पहला point इसमें है, the Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. We clearly mentioned in the objective resolution, it was clearly mentioned in the resolution that the Constituent Assembly is declaring its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent state. एक independent state, एक sovereign state, republic जो है वो हम proclaim कर रहे हैं इंडिया को, and we are drawing up for her future governance a constitution. तो future governance के लिए हम अपना एक independent constitution को हम draw कर रहे हैं. This was the first point of the objective resolution. Then, wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form Indian states and such other parts of India are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all. Now, second point was about the composition of the Indian state. तो इसमें ये clearly कहा गया कि
टेरिटरीज जो अभी ब्रिटिश इंडिया को कंप्राइज कर रही हैं, टेरिटरीज जो अभी इंडियन स्टेट्स को कंप्राइज कर रही हैं, और ऐसी अलग अलग स्टेट्स, ऐसे अलग अलग पार्ट्स इंडिया के जो अभी बाहर है इंडिया के, देन स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज जो कि विलिंग है इंडियन टेरिटरीज को ज्वाइन करने के लिए, हम सभी सारे स्टेट्स एक यूनियन बनाएंगे इंडिया का, शैल बी द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया एंड इट शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल. Next important point is wherein the territories, okay, this is the same point. Next important point is wherein all power and authority of sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are re-derived from people. तो जो power है, authority है sovereign independent India की और उसके parts की, that is drawn from the people of India. तो इंडिया को जो पावर मिल रहा है उस पावर का सोर्स क्या है? उस पावर का सोर्स है वी. सो वी द पीपल वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. देन wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality. So if we look very closely, we can see that somewhere or the other, the preamble to the Constitution of India is being reflected in these points. ठीक है, इसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वी कैन सी दैट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है कहीं ना कहीं. तो एक प्रियम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes, whereby shall be maintained the integrity of territory of republic and its sovereign rights on land, sea, and air according to justice and the law of civilized nations. This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of the mankind. So these were the 8 points that had a place in the objective resolution, and this resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22nd, 1947. It influenced the eventual shaping of the Constitution through all its subsequent stages. Its modified version forms the preamble of the present constitution. That's what we saw in various points कि इसी objective resolution का एक modified version हमने preamble में देखा है, right? So having said that, let's talk about the changes by the Independence Act. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, we saw कि it was an act to make provision for setting up in India of 2 independent dominions to substitute other provisions for certain provisions. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो कि अप्लाई हो रहा था आउटसाइड दोज डोमिनियंस ऑल्सो, एंड टू प्रोवाइड फॉर अदर मैटर्स कॉन्सिक्वेंशियल ऑन और कनेक्टेड विद द सेटिंग अप ऑफ दोज डोमिनियंस. तो एक एक्ट था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सारे डोमिनियंस पे अप्लाई हो रहा था. और चेंजेस जो हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दैट. तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स who had stayed away from Constituent Assembly gradually joined it. तो ultimately 1947 में, 46 में तो उन्होंने participate नहीं किया था, but 1947 में they gradually joined the Constituent Assembly, and after the acceptance of Mountbatten Plan of June 3rd, 1947 for the partition of country, representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. The members of the Muslim League
from Indian Dominion also entered the assembly. Now we see here कि माउंट बैटन प्लान जब एक्सेप्ट हुआ 3 जून 1947 को फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, जो बाकी मोस्ट अदर प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सीट में आ चुके थे, असेंबली में आ चुके थे, सीट ले चुके थे. मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी असेंबली में आ गए थे फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन. नाउ what were the changes that has been made by the Indian Independence Act of 1947, जो कि असेंबली में उसकी पोजीशन के अंदर चेंजेस लेके आए थे. तो बेसिकली मोर और लेस देयर वर 3 चेंजेस. पहला, द असेंबली वाज मेड अ फुल सॉवरेन बॉडी. So the first change was that assembly was made a full sovereign body which could frame any constitution it pleased. एक complete sovereign body, independent body, किसी भी बाहर के dominion से independent body which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by British Parliament in relation to India. ये प्रोविजन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो चेंजेस लेके आया है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. 2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. पहला तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली जो इमीडिएट जो फ्रीडम स्ट्रगल खत्म होती इंडिपेंडेंस वाला जो पोर्शन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बिगिनिंग है, दैट कंप्राइजेस ऑफ these three provisions. So it's important for us to closely observe these points and to remember these points. The assembly also became a legislative body. In other words, 2 functions were assigned to the assembly, that is making of the constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country. अब assembly को एक legislative body बना दिया गया. इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शंस जो हैं, 2 सेपरेट रोल्स वो असेंबली को मिले. पहला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए फ्री इंडिया के लिए, और दूसरा कि वो ऑर्डिनरी लॉज बनाए फ्री इंडिया के लिए. These 2 tasks were to be performed on separate days. Thus assembly became the first parliament of free India, जिसको कि डोमिनियन लेजिस्लेचर कहा जाता है. तो first parliament of free India was your constituent assembly. Then whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली मिलती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे, और जब ऑर्डिनरी लॉज बाकी दिनों में, क्योंकि 2 फंक्शंस एलोकेट हुए थे असेंबली को, जब ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए असेंबली बनती थी, मिलती थी, तब इसको जीवी मवलांकर चेयर करते थे. These 2 functions continued till 26 November 1949 when the task of making the constitution was over. Now this date is also very important. It's the date when we adopted the Indian constitution. The Muslim League members hailing from the areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. इसी समय पे मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान वाले एरियाज में इंक्लूड हो रहे थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को विड्रॉ कर लिया. Consequently, total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan. The strength of Indian provinces, formerly जो British provinces थे, वो reduce हो गए थे from 296 to 229, and those of princely states from 93 to 70. What were the other functions that were performed by the Constituent Assembly? Let's have a look. So, in addition to making of the constitution, it also performed the role of making ordinary laws. The Constituent Assembly also performed few other roles, जैसे Indian membership of Commonwealth को ratify करना.
It was in May 1949. Then it adopted the national flag on July 22nd, 1947. These dates are important as well. Then it adopted the national anthem on January 24th, 1950. It adopted the national song on 24th January 1950. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on 24th January 1950. In all, the Constituent Assembly had 11 sessions over 2 years. In 2 सालों में 11 sessions हुए थे, 11 months and 18 days. The constitution makers had gone through the constitutions of about 60 countries. Now these are more or less facts, but इसको देख लीजिए. And the draft constitution was considered for 114 days. The total expenditure incurred on making the constitution amounted to 64 lakhs. On January 24th, 1950, Constituent Assembly held its final session. तो final session जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था. It however did not end and continued as the Provincial Parliament of India from 26th January 1950 till the formation of new parliament after the first general election in 1951 and 52. We know कि जो पहला general election हुआ था that was held in the year of 1951 and 52, but we got our constitution and the constitution was enacted in the year of 1950 on 26 January, Republic Day जिसे हम कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम 1950 26 जनवरी को ख़त्म नहीं किया गया. जब तक पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ तब तक, जब तक नया पार्लियामेंट नहीं आ गया तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना रोल प्ले किया है. Moving ahead, let's talk about the committees of Constituent Assembly. We saw this, however, in the last video. एक टेबल थी, हमने देखी थी, बट चलिए इसको फिर से देख लेते हैं. कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में, और इन सभी कमिटीज़ से में 8 वर द मेजर कमिटीज़ एंड अदर वेर द माइनर कमिटीज़. तो मेजर कमिटीज़ के जो नाम हैं, लेट्स हैव अ लुक. यूनियन पावर्स कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे. देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन जवाहरलाल नेहरू चेयर कर रहे थे इसको. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयर्ड बाय सरदार पटेल. ड्राफ्टिंग कमेटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, अगेन वाज चेयर्ड बाय सरदार पटेल. अब इस कमेटी के 5 सब कमिटीज थी. तो जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी JB कृपलानी थे इसके चेयरपर्सन. माइनॉरिटीज सब कमिटी HC मुखर्जी थे. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी गोपीनाथ बोरडोलोई थे इसके चेयरपर्सन. देन एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर दैन दोज इन असम, इसके थे AB ठक्कर. देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमिटी इसके भी थे. Then Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad. States Committee, Jawaharlal Nehru. And Steering Committee, Dr. Rajendra Prasad. एक बार किसी साल के previous year question में this was asked कि Steering Committee के जो chairperson थे वो कौन थे. Minor committees जो थी वो थी Finance and Staff Committee, Dr. Rajendra Prasad chair कर रहे थे. Then Credentials Committee, Sir Alladi Krishnaswamy Iyer. माइनर कमिटीज़ जो थी वो थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. देन क्रेडेंशियल्स कमिटी वाज चेयर्ड बाय सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर. देन हाउस कमिटी B. पट्टाभी सीतारमैया. देन ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर KM मुंशी. देन एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देन कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मवलांकर. देन एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट was chaired by S. Vardachari. He was not an assembly member. Then Committee on Chief Commissioners Provinces B. Pattabhi Sitaramaiya. Then Expert Committee on Financial Provisions of Union Constitution
ये भी नलिनी रंजन सरकार थी एंड नॉट एन असेंबली मेंबर. देन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, SK Dar, he was also not an assembly member. Then there was a special committee to examine the draft constitution, and this was chaired by Jawaharlal Nehru. Then Press Gallery Committee, Usha Nath Sen, and Ad Hoc Committee on Citizenship was chaired by S. Vardachari, not an assembly member. ड्राफ्टिंग कमिटी में जो है, अगर हम ड्राफ्टिंग कमिटी की बात करें तो अमंगस्ट ऑल अदर कमिटीज दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी. ठीक है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट या सेटअप था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of new constitution. It consisted of 7 members. Important for us to note, Dr. B.R. Ambedkar chairman थे, N. Gopal Swami Iyengar, Alladi Krishna Iyer, Dr. K.M. Munshi, Syed Mohammad Sadullah, N. Madhav Rao. इन्होंने B.L. मिट्टर को रिप्लेस किया था. B.L. मिट्टर ने रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ. देन T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने D.P. खेतान को रिप्लेस किया था बिकॉज D.P. खेतान डाइड इन 1948. तो ड्राफ्टिंग कमिटी, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमिटीज, prepared the first draft in 1948. In February 1948 इन्होंने प्रिपेयर किया और पब्लिश किया पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है उसको. एंड people of India were given 8 months to discuss the draft and propose amendments. In light of public comments, criticisms and suggestions, drafting committee prepared a second draft जिसको कि पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 में. तो पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है फरवरी में 1948 में, एंड दूसरा ड्राफ्ट आफ्टर द चेंजेस क्रिटिसिजम्स पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया वो देख लेते हैं. तो डॉक्टर B.R. Ambedkar introduced the final draft of constitution in the assembly on November 4th, 1948. Now this was the first reading of the draft which was done on 4th November, which is today. तो आज के दिन ही 4th November को 1948 को पहली रीडिंग की गई थी पहले ड्राफ्ट की, फाइनल ड्राफ्ट की. Assembly had a general discussion on it for 5 days till November 9th, 1948. The second reading, clause by clause consideration, started on November 15th, 1948, and this ended on October 17, 1949. तो ये almost 11 months second reading चली है जो कि थी clause by clause consideration की. इस स्टेज में कुछ 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे और एक्चुअल में 2,473 अमेंडमेंट्स डिस्कस किए गए थे इन 11 महीने में. नाउ द थर्ड रीडिंग स्टार्टेड ऑन 14th November 1949. तो B.R. Ambedkar moved a motion, the constitution as settled by assembly be passed. Important point है ये जो मोशन पास हुआ था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसको डिक्लेयर किया गया था एज पास्ड ऑन November 26, 1949 एंड रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट. सो आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ओनली 284 were actually present on that day and signed the constitution. तो basically B.R. Ambedkar ने एक मोशन पास किया जिसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास. तो बेसिकली इसको पास कर दिया जाए. जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर मोशन बनाया गया था कि दिस was declared as passed on 26th November 1949. This is also the date mentioned in the preamble as the date on which people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted, and gave to themselves this constitution. So the constitution was adopted on 26th
November 1949, which contained one preamble, 395 articles and 8 schedules. ये जो data है, ये जो fact है, this is important. The preamble was enacted after entire constitution was already enacted. उस समय के जो law minister थे, which was Dr. B.R. Ambedkar, he piloted the draft constitution in the assembly. The then law minister, Dr. B.R. Ambedkar, piloted the draft constitution in the assembly, and he took a very prominent part in the deliberations of the assembly. So he was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India. We already know this. And the brilliant writer, constitutional expert and undisputed leader of the scheduled caste is also known as the chief architect of the Constitution of India. So this was about the facts related to Dr. B.R. Ambedkar. अब एक करंट रिलेटेड है इसी कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज 19th November टू बी डिक्लेयर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. संविधान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन 26th November, and this was announced by the government of India on 19th November 2015. तो संविधान दिवस को मनाने का जो दिन है वो 26 नवंबर को किया गया है टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स. एनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं कि कितने प्रोविजंस एनफोर्स हुए थे, कितने टेम्पररी थे, कितने ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, कितने शॉर्ट टाइटल्ड आर्टिकल्स थे जो कि फोर्स में आए थे 26 नवंबर को. लेट्स हैव अ लुक. तो कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions, short title contained in articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on 26th November 1949 itself. और बाकी जो मेजर पोर्शन प्रोविजंस जो है मेजर पोर्शन के रह गए थे वो एनफोर्स किए गए थे 26 जनवरी 1950 को. दिस डे इज रेफर्ड टू एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट. तो द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसेस ऑन 26 जनवरी, रिपब्लिक डे जिसे हम कहते हैं. एनफोर्समेंट और अडॉप्शन वो हुआ है 26 नवंबर को, और कमेंसमेंट जो हुआ है वो हुआ है जनवरी 26 को. नाउ व्हाई दिस डेट 26 जनवरी was specifically chosen as the date of commencement? Because एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस दिन का. इसी दिन 1930 को अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएं तो पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था इस दिन अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. और यहाँ पे ये अनाउंस किया गया था लाहौर सेशन के बाद कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारत आज़ाद हो जाएगा. तो फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन इन December 1929, जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड दैट ऑन 26 जनवरी 1930 वील बी इंडिपेंडेंट. तो ये जो डेट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. एंड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 and Government of India Act of 1935, which we saw in the last video, with all enactments amending or supplementing the later act, were repealed. और ये पहला जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था उसी दिन का, which read as India proclaimed sovereign democratic republic. Rajendra Prasad sworn in as president. Proclamation read out by retiring governor general. तो 26 जनवरी का ये न्यूज़पेपर है. Now we are well aware of one portion of Lakshmikant, which is the criticism of Constituent Assembly. तो Constituent Assembly का जो criticism आया था, critics ने जो criticize किया था कुछ points पे,
दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि जो क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से एनालिटिकल हो गए हैं. प्रिलिम्स में भी, नॉट ओनली इन मेंस, इन प्रिलिम्स ऑल्सो द क्वेश्चंस are analytical and it's important for us to have a look onto the criticisms as well. तो पहला criticism जो mentioned है वो है not a representative body. तो critics ने ये argue किया है कि constituent assembly एक representative body नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके member directly elect नहीं किए गए थे by people of India on the basis of universal adult franchise. Then द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी. तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी नहीं है. क्यों? बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. फर्दर दे सेड दैट असेंबली हेल्ड इट सेशन विद परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है बिकॉज अंग्रेजों ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया और उनकी परमिशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स की गई थी. देन इट्स टाइम कंज्यूमिंग. तो क्रिटिक्स के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ज़्यादा लंबा समय ली है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए. एंड दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क. इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. इन्होंने एक नया नाम ड्राफ्टिंग कमेटी का थ्रो किया टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट, और इन्होंने इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था बिकॉज इट टुक too long for them to frame the constitution. Then another criticism is it was dominated by Congress. तो critics ने ये charge किया कि constituent assembly was hugely dominated by the Congress party. और इसी context में ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, एक अमेरिकन constitutional expert थे ये, इन्होंने remark किया कि the constituent assembly was one party body in an essentially one party country. And the assembly was the Congress and the Congress was India. So ये बड़ा famous remark है, assembly was Congress and Congress was India. Next point is lawyer politician domination. तो ये भी कहा गया critics के द्वारा कि constituent assembly को lawyers ने और politicians ने dominate किया है. They pointed out that other sections of society were not sufficiently represented. So for them, this is the main reason for the bulkiness and complicated language of the constitution. क्योंकि lawyers और politicians का domination था, बाकी दूसरा section society का adequately represent नहीं हुआ है. Then it was dominated by Hindus. तो कुछ critics के according जो constituent assembly है, this was a Hindu dominated body. Lord Viscount Simon called it a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that Constituent Assembly represented one major committee in India. This was about the criticism. Let's talk about important facts. अब ये देखिए, ये Constituent Assembly का symbol है, और if we can see here, ये उस समय का इंडिया का मैप है, and this is a seal of an elephant. तो elephant was adopted as symbol of Constituent Assembly. Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor, legal advisor to the Constituent Assembly. H.V.R. Ayanagar was secretary to the Constituent Assembly. S.N. Mukherjee was chief draftsman of the Constitution of Constituent Assembly. Prem Sehri Narayan Raizada was the calligrapher of the Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली हैंड रिटन थी वो इन्होंने लिखी थी. प्रेम सहरी नारायण रायजादा ने अपनी खुद की राइटिंग में फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल. द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा. Byohar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Behad Narayan Raizada. अब हिंदी टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, संविधान और हिंदी टेक्स्ट की बात कर लेते हैं. तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, that did not make any provision with respect to an authoritative text of India, authoritative text of the constitution in Hindi language. तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन हिंदी लैंग्वेज में नहीं था, बट बाद में लेटर अ प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक प्रोविजन ऐड किया गया। सो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक प्रोविजन एक्ट किया गया जिसमें एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 394A in the last part of the constitution, that is in the last part of the constitution, that is part 22nd, and this article contains the following provisions. पहला, president shall cause to be published under his authority the translation of the constitution in Hindi language, modifications which are necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of central acts in Hindi can be made in it. बाकी सारे जो amendments हैं कॉन्स्टिट्यूशन के made before such publication should be incorporated in it. और ट्रांसलेशन हिंदी में हर अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए जो कि इंग्लिश में किया गया है. The translation of constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. Meaning बिल्कुल same होना चाहिए. If any difficulty arises in this matter, President shall cause the Hindi text to be revised suitably. तो अगर कोई वेरिएशन आता है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में किसी भी टेक्स्ट के, तो प्रेसिडेंट इमीडिएटली रिवाइज करने के लिए हिंदी टेक्स्ट को बोलेंगे. द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in Hindi. So this was about the Hindi language of the constitution. Hindi text originally नहीं था. 58 Constitutional Amendment Act 1987 में इसको ऐड किया गया. Let's have a look. जो हमने देखा है पहले, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की जो 292 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन 1946. टेबल्स हैं ये बेसिकली, लास्ट जो हर चैप्टर के बाद होती है. प्रिंसली स्टेट्स जो थे 93 सीट्स थी और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस 4 थे, इनकी 4 सीट्स थी. जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में, उसमें कांग्रेस 208 सीट्स लेके आई थी. मुस्लिम लीग जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसकी 73 सीट्स थी. बाकी पार्टीज, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट, प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 6, which was non-Congress and Communist Party, and they were having 1 seats each, and independents had 8 seats. तो all in all 296 seats इनकी थी. और कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें 1946 में, तो हिंदूज की जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी, which was 163. Muslims were of 80. Scheduled caste 31, Indian Christian 6, backward tribe 6, 4, Anglo-Indian 3, Parsis 3. All in all 296 seats थी. तो ये community wise representation था. Talking about the most important topic, which is the women members of the Constituent Assembly. तो अम्मू स्वामीनाथन को मिली थी मद्रास की कॉन्स्टिट्यूएंसी. एनी मैस्करीन को मिली थी ट्रैवनकोर कोचिन यूनियन. बेगम एजाज रसूल को मिली थी यूनाइटेड प्रोविंसेस. दक्षानी वेलायुधन को मिली थी मद्रास की प्रोविंस. जी दुर्गाबाई को मिली थी मद्रास की प्रोविंस. हंसा मेहता को मिली थी बॉम्बे प्रोविंस. कमला चौधरी को मिली थी यूनाइटेड प्रोविंस जनरल. लीला रे को मिली थी वेस्ट बंगाल. मालती चौधरी को मिली थी उड़ीसा. पूर्णिमा बैनर्जी को मिली थी यूनाइटेड प्रोविंसेस. एंड राजकुमारी अमृत कौर को मिली थी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार. राजकुमारी अमृत कौर was asked before 2-3 years in UPSC prelims. Then रेणुका रे को मिली थी वेस्ट बंगाल. सरोजनी नायडू को मिली थी बिहार. सुचिता कृपलानी को मिली थी यूनाइटेड प्रोविंसेस. एंड विजय लक्ष्मी पंडित को मिली थी यूनाइटेड प्रोविंसेस जनरल. तो इन टोटल 15 विमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट. सेशंस की जो डेट थी उसको ग्लांस कर लेते हैं. पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था 9 दिसंबर, जो कि चला था 23 दिसंबर तक 1946 में. दूसरा सेशन 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947. थर्ड सेशन 28 अप्रैल से मई 2 1947. फोर्थ सेशन 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947.
Fifth session was happening. Fifth session happened on 14th August and it continued till 30th August 1947. Sixth session held on 27th January 1948. Seventh session happened on 4th November 1948, continued till 8th January 1949. Then eighth session happened on May 16, continued till June 16, 1949. Ninth session, 30th July to September 18, 1949. 10th session, 6th October to 17th October 1949. 11th session happened on 14th November till 26th November 1949. So assembly met once again on January 24th when the members appended their signatures to the Constituent Assembly जब B.R. अम्बेडकर ने motion पास किया था. ठीक है, so that happened on 24th January 1950 जब when members appended their signatures to the Constitution of India. So far we covered the making of the Constitution along with the historical background of the Indian Constitution. This was all about the concept. This was about the facts related to the historical background of the Constitution and also about the making of the Indian Constitution. कैसे Constituent Assembly की working हुई है and how elections happened, how people were nominated also, which province, which party participated, which didn't participated, क्या क्या composition था, क्या क्या features थे, demand क्या क्या थी. That's all we discussed in the series. So this was it for this chapter, and I shall see you in the next video with another chapter. Thank you.